बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 91 मुलाहिज़ा फरमाएं। शानी के चिल्लाने की आवाज़ रुस्तम को साफ सुनाई दी। क्या हुआ रुस्तम, कौन है यहाँ? रुस्तम ने बिलावल के बदशख्स चेहरे पर एक नफरत अंगेज निगाह डाली और अपने लहजे को संभाल कर बोला, कोई नहीं बीबी, गोली क्यों चलाई? यूं ही शक हुआ था जी, कोई नहीं है। इसी दौरान में ऊपर से भी पुरतशवीश आवाज़ें सुनाई देने लगी। हसने गुजराती की घबराई हुई आवाज़ रुस्तम के कानों तक पहुंची। रुस्तम भाई, क्या फटा हो गया है? फायर क्यों किए? रुस्तम ने मुंह ऊपर उठाया, दोनों हाथों का बोंपू सा बनाकर जोर से बोला, कुछ नहीं है यार, बस शक हुआ था, सब ठीक है। झूठ तो नहीं बोल रहे? हसने ने पुकार कर कहा। नहीं बोल रहा झूठ, रुस्तम ने कदरे बेजारी से कहा। वो नहीं चाहता था कि बीबी टार्च पकड़कर इधर आएं और बिलावल की बिगड़ी हुई खौफनाक शक्ल देखें। वो बिलावल पर आखिरी नजर डालकर वापस मुड़ा और बीबी की तरफ आ गया। क्या देखा था तुमने? बीबी ने उसकी तरफ निगाह उठाए बगैर पूछा। मुझे लगा था कि अंधेरे में कोई खिला है, थोड़ा सा खड़का भी हुआ था। शानी ने मजीद 2-3 सवाल किए। पता नहीं कि वो रुस्तम के जवाबों से पूरी तरह मुतमईन हुई थी या नहीं, लेकिन चुप हो गई थी। कुछ देर बाद फरीद की भारी आवाज़ इस तराड़ के वसी खला में गूंजी। रुस्तम, अगर कोई मसला है तो बताओ, मैं नीचे आने की कोशिश करता हूँ। रुस्तम ने कहा है ना कि कोई मसला नहीं है, तुम नीचे ना आओ। अभी कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। हमने चरखी तैयार कर लिया है, बस जल्दी ये रस्सा नीचे फेंकेंगे। फिर उसने जरा तवक्कुफ किया और पूछा, क्या बीबी अकेली ऊपर आ सकती हैं? मेरा मतलब है जख्मी तो नहीं है? रुस्तम ने शानी की तरफ देखा, उसने इस बात में सर हिलाया। रुस्तम ने फरीद से पूछा, क्या रस्से से बांधना है? नहीं, फरीद ने नफी में जवाब दिया। हमने झूले की तरह बैठने के लिए जगह बना ली है। ठीक है, जब तुम रस्सा फेंकोगे तो देख लेंगे कि क्या करना है। जवाब में फरीद ने भी कुछ कहा, लेकिन ज्यादा गूंज के सबब बात समझ में नहीं आई। रुस्तम ने कनखियों से बीबी की तरफ देखा। वो मसमार सीढ़ियों के करीब किसी तस्वीर की तरह बैठी थी। टार्च की रोशनी बीबी और सीढ़ियों को एक जादुई टच दे रही थी। ऐसी तस्वीरें रुस्तम ने कैलेंडरों और अंग्रेजी रसालों में देखी थी। वो जैसे साकत बैठी इन सीढ़ियों के बारे ही में सोच रही थी। ये कब और किसने बनाई थी? इनका मकसद क्या था? क्या इस गहरी तारीख तराड़ में इंसानी खातों से बनी हुई कुछ और चीजें भी मौजूद थीं? अचानक रुस्तम ने शानी को बुरी तरह चौंकते और सीढ़ियों से पीछे हटते देखा। वो ना सिर्फ हट गई बल्कि खड़ी भी हो गई। वो वाज़े तौर पर खौफ ज़दा नजर आई। क्या हुआ बीबी? रुस्तम ने बीबी से फासला रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो मैं बीबी खकला कर रह गई। रुस्तम ने टार्च की रोशनी शानी के इर्द गिर्द फेंकी। इसे भी बज़ाहिर कोई शय नजर नहीं आई। बीबी सीढ़ियों से हटकर खुरदरी स्याह दीवार के पास आ गई और टेक लगाकर बैठ गई। उन्होंने गर्दन के गिर्द बाम लगाकर एक गर्म कपड़ा बांध रखा था। रुस्तम अभी तक उलझन में था, फिर वो भी एक गहरी सांस लेकर एक जानिब बैठ गया। यहाँ कई किस्म के अशरातुल अर्ज़ भी मौजूद थे। इनसे अंदाज़ा लगाया कि बीबी किसी कीड़े वगैरह से डरी हैं और अब अपना फितरी नुस्वानी खौफ छुपाने के लिए चुप हो गई हैं। कुछ ही देर बाद ऊपर सुर्ख रोशनी वाले किनारे पर खलचल में इजाफा हो गया। फिर इसे वो शय नजर आई जिसका वो और बीबी, खास तौर से बीबी, बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। ये एक रस्सा था जो किनारे से दराड़ में लटकाया गया था और अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। रुस्तम ने सामान वगैरह समेटना शुरू कर दिया। बीबी उसकी मदद कर रही थी। वो उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके होंठों पर ताला सा लग गया था। कुछ ही देर बाद वो तवील रस्सा तारीख खला में लहराता तय तक पहुंच गया। ये दरअसल 2 रस्से थे। यूं तो एक रस्सा ही 2 बंदों का वजन उठाने के लिए काफ़ी था, ताम मजीद एहतियात के तौर पर दूसरा रस्सा भी साथ लगा दिया गया था। रस्सों के निचले सिरे पर एक हल्का सा बनाया गया था। इस हल्के में कुशन बांध कर बैठने के लिए जगह भी बना दी गई थी। पहले इस तवील रस्से के जरिए बीबी को ऊपर पहुंचाया गया। उसके बाद रुस्तम ने खूह में मौजूद सामान को रस्से से मुंसलिक करके ऊपर भेजा। बीबी ऊपर जा चुकी थी। वो एक बार फिर बिलावल की मसकशुदा लाश के पास पहुंचा। कुछ चाचुए उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। रुस्तम ने लाश के कपड़ों की तलाशी ली। थोड़ी सी नकदी, फ़ोन, इंडेक्स और चंद कागजात बरामद हुए। रुस्तम ने ये अशिया रख लीं। बिलावल पुलिस के एक मुखबर की हैसियत से यहाँ आया था। उसके लिबास से बरामद होने वाली अशिया से उसके किरदार पर रोशनी पड़ सकती थी। बिलावल ने सुरंग में बीबी पर पिस्तौल तानने के बाद उन्हें गलीज गालियां दी थी। उसकी पादाश में रुस्तम ने उसकी खोपड़ी टुकड़ों में तकसीम कर डाली थी। अब वो इस गहरी तारीख कब्र के गदले पानी में स्याही माइल चूहों की खुराक बनने के लिए मौजूद था। रुस्तम ने उस पर आखिरी नफरत भरी निगाह डाली और रस्से की तरफ बढ़ गया। अब वो एक बार फिर तारीख कब्र के बाहर रोशन दुनिया में थे। यहाँ पुठवार के रंग बिरंगे टीलों पर धूप चमक रही थी। ऊपर गहरा नीला आसमान था और परिंदों की कितारें थी। रुस्तम तकरीबन 32 घंटे इस कटाटोप तारीकी में रहा था, इसलिए इसकी आंखें रोशनी में खुलने से इनकार करने लगी। करीबन सारा डेरा 3 नंबर सुरंग में इन्हें देखने के लिए मौजूद था। सबसे पहले महनाज ने आगे बढ़कर शानी को गले से लगाया और उसका माथा चूमा।
फिर फरीद, हसना, गोरा वगैरह रुस्तम से बगलगीर हुए। 50-60 फुट की बुलंदी से गिरने के बाद शानी को सिर्फ चंद ज़रबें आई थी। वो गहरे पानी में गिरी थी। गिरा तो बिलावल भी पानी में था, लेकिन इससे पहले उसका सर किसी पत्थर से टकराया था और वो बुरी तरह घायल हुआ था। शानी और रुस्तम को छज्जे के आरामदेह कमरों में ले जाया गया। डॉक्टर नासर ने फौरी तौर पर शानी को तिब्बी इमदाद दी और इन्फेक्शन टेटनस के इंजेक्शन लगाए। फरीद ने शुक्राने के तौर पर 2 बड़ी देगों में मीठे चावल पकाने की हिदायत की। बिलावल और उसके किरदार के बारे में गर्मा गर्म बहस होती रही। रुस्तम को मालूम हुआ कि बिलावल की नकलो हरकत पिछले 2 दिन से मशकूक थी। रात को उसने ताला तोड़ा और उस हुजरे में घुस गया। यहाँ एक अलमारी में करेंसी, वायरलेस सेट और ज़ाती नोयत के कागजात मौजूद थे। बिलावल उस अलमारी में खात मार रहा था जब मुराद ग्रुप के शौकत भाई ने उसे देख लिया। इससे पहले कि वो शोर मचा सकता, बिलावल ने दरिंदगी से हमला करके उसकी शारक काट डाली। इसी दौरान में असना ग्रुप का मियाँ सईद चौंक कर अंदर आ गया। बिलावल ने उसके पेट में चाकू मारा और उसे भी शदीद घायल कर दिया। मियाँ सईद ने जख्मी होकर भी अपनी राइफल से फायर कर दिया। फायर की आवाज़ ने सबको चौकन्ना कर दिया और बिलावल घबरा कर छज्जे के तीसरे कमरे में घुस गया। यहाँ से उसने अचानक हमला करके शानी को दबोचा। ये सारी तफसील रुस्तम को असना गुजराती गोरा से मालूम हुई। अचानक गोरा ने चौंकते हुए कहा, लाले दी जान, कुछ पता है? दिलावर और मुखिया दराज वापस पहुंच गए हैं। ये तो अहम खबर है, तुमने पहले क्यों नहीं सुनाई? कैसा रहा है ये मामला? एकदम फर्स्ट क्लास, दोनों बातें मान ली गई हैं। माल भी पहुंच गया है यहाँ से, लेकिन ये सब धोखे का खेल था। अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा, हसने ने कहा। हसना बात तो ठीक कह रहा था। पुलिस और बिल्ली मारों ने डबल क्रॉस किया था। अपने बंदे छुड़ाने के साथ साथ डेरे की दिफा में नकब लगाने की जहरीली कोशिश भी की थी और रुस्तम जानता था कि इसका मास्टर माइंड कौन होगा। बहरहाल वो हसना की हाँ में खां नहीं मिला सकता था। जब तक इस बारे में बीबी का ख्याल इसे मालूम ना हो जाता, वो कुछ नहीं कह सकता था और ना किसी को कहने की इजाज़त दे सकता था। वो बोला, अभी इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है हसने। क्यों ठीक नहीं रुस्तम भाई? मुराद का एक बंदा तेजी से बोला, ये खुली जंग है। इस जंग में हमें दुश्मन को किसी तरह की रियायत नहीं देनी। इन लोगों ने हमारे साथ ही धोखा नहीं किया, बीबी और सरदार दराज वगैरह के साथ भी किया है। और ये धोखा करने वाला वही जहरीला सांप है जिसे लोग रियाज हिटलर कहते हैं। अंदाज़ा यही होता है कि अब ये लोग हमें ज़्यादा मोहलत नहीं देंगे। बहुत जल्द यहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा जिसमें बारूद बारिश की तरह बरसाया जाएगा और हमें इन टीलों में भगा भगा कर कुत्तों की मौत मारा जाएगा। और जब हमने मरना ही है तो फिर हम भी इनसे किसी तरह की रियायत क्यों करें? मुराद के एक और साथी बोला, हाँ ये बात तो समझ में आती है वड्डी के अपुन को अपना छोटे से छोटा पत्ता भी हाथ में रखना चाहिए। मुराद का एक दूसरा साथी अपने साथी की मुखालफत में बोला, बकवास ना करो वड्डी, इस तरह का फैसला करना अपुन का काम नहीं है। लाला फरीद जाने और उसका काम। ओए तमीज से बोलने का है, बकवास किसको कह रहा है? अपना मगज घूम गया तो और भी बहुत कुछ बोलेगा। जाओ फूटो यहाँ से। दूसरे शख्स ने आगे बढ़कर पहले वाले को धक्का देना चाहा, लेकिन रुस्तम दरमियान में आ गया। उसने उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ दूसरे के मुंह पर मारा। वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे चला गया। वो मुंह में बड़बड़ाया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि रुस्तम से कुछ कह सकता। बहरहाल थप्पड़ का रिजल्ट आज पौन घंटे बाद सामने आ गया। गोरा ने रुस्तम को आकर बताया, लाले दी जान, मुराद बड़े गुस्से में है। वो कहता है यहाँ जो कुछ हो रहा है उल्टा हो रहा है। कासुदों के बेस में पुलिस के टाउट यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके कहने पर चौधरी और उसके बेटे को फोकट में छोड़ा जा रहा है। चौधरी के वारिस 1 करोड़ भी आराम से दे सकते थे। उससे कहना जाकर चौधरी को फिर अगवा कर लाए, एक ही बजाय 2 करोड़ ले ले। रुस्तम ने तब कर कहा। तिरछी आंख वाले काठिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, उसकी जबान चाकू की तरह तेज है, बोलते हुए किसी का लिहाज नहीं करता। अभी कह रहा था कि किसी की नीयत उसके बातें पर नहीं लिखी होती। क्या पता बिलावल के साथ आने वालों में से भी कोई मुखबर हो। रुस्तम की आंखें एकदम जल उठी। गोरा का रंग उठ गया। उसे शायद अगले डेरे पर अपनी पिटाई याद आ गई थी। काठिया के मुंह से भी ऐसी बात निकली जो रुस्तम को खौफनाक हद तक मुश्तइल कर सकती थी और हकीकत यही थी कि रुस्तम मुश्तइल हो चुका था। मुराद का चेहरा उसकी निगाहों में घूमा और वो एक आतिशी बगोले की तरह उठ खड़ा हुआ। इसका पूरा जिस्म तन किया था। आज यही शख्स था जिसके बारे में एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने कहा था, ये शख्स खाली हाथ भी बंदे को मार देने की खुदादाद सलाहियत रखता है। रुस्तम का अंदाज देखकर गोरा के एक साथी बिजली की तरह बाहर निकल गया। उसने करीबी कमरे में जाकर लाला फरीद को इतला दी। लाला फरीद भी एक सेकंड जाया किए बगैर रुस्तम के पास पहुंच गया। रुस्तम इस वक्त दरवाजे से निकल चुका था। फरीद ने उसे बाहों में लिया और पूरे जोर से धकेल कर वापस कमरे में ले गया। उसके साथ ही उसने दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी। अगले 3-4 मिनट बंद कमरे के अंदर 2 पुराने दोस्तों में शदीद तकरार बल्कि जोर आजमाई होती रही। फरीद रुस्तम को संभालने की कोशिश कर रहा था और हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो मुराद की तरफ जाए और डेरे पर अबतरी फैले। जिस किस्म के हालात यहाँ पैदा हो चुके थे उनसे निमटने के लिए इन्हें मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत थी।
जल्दी रुस्तम भी अपने तैश को लगाम देने में कामयाब हो गया। वैसे भी वो बीबी की मौजूदगी में किसी तरह की बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहता था। फरीद ने कहा, अब इस मसले का हल मिल बैठ कर सोचना चाहिए और अपने हर साथी की बात सुननी है। अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है। बीबी की हालत ऐसी नहीं कि वो अभी सफ़र कर सकें। उन्हें कम से कम 4-5 रोज़ आराम करना होगा। डॉक्टर का कहना है कि इनकी गर्दन में काफ़ी तकलीफ है। लेकिन फरीद, तुम मुराद को समझा दो। अगर वो अब इस तरह की बात करेगा तो मैं चुप नहीं रहूँगा। फरीद ने यकीन दहानी कराई। रुस्तम, फरीद, हसना और गोरा वगैरह एक जगह बैठ गए। चाय का एक दौर चला और रुस्तम ने अपने साथियों को दराड़ में पेश आने वाले सारे हालात से तफसीलन आगाह किया। ताम बीबी की हिदायत पर उन्हें यह नहीं बताया कि दराड़ में बिलावल को आखिरी चोट भी बीबी ने लगाई थी। उसने कहा, लगता यही है कि वो बदबख्त नीचे गिरते हुए किसी पत्थर से टकराया और पानी में पहुंचते ही डूब गया। मैंने पानी में आगे तक जाकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन उसका खोज नहीं मिला। फरीद ने रुस्तम की आंखों में देखते हुए पूछा, और वो फायरिंग? रुस्तम ने तवील सांस ली। वो स्याह रंग के मोटे चूहे थे, जैसे कभी कभी सुरंग में भी मिलते हैं। मुझे अंधेरे में लगा कि शायद कोई आ रहा है। फरीद चालने में रुस्तम की आंखों में देखता रहा, फिर मौजू बदल कर बोला, बीबी से आइंदा के बारे में कोई बात हुई है? नहीं, अभी नहीं। फरीद ने चाय की चुस्की लेते हुए पुरसोच लहजे में कहा, यह बात तो समझ में आती है कि पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखती है और मुमकिन है चौधरी और उसके बेटे के चले जाने के बाद ये कार्रवाई और यकीनी हो जाए। लेकिन उसकी भी तो कोई जमानत नहीं कि वो यहाँ रहेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। रुस्तम ने कहा, यह बात भी ठीक है। फरीद ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। रुस्तम ने अपने लंबे बालों को दोनों हाथों में थाम कर पीछे की तरफ गिराया। उसकी उकाबी आंखें खिड़की से बाहर पोटोहार के टीलों और उन पर चमकती हुई धूप को देख रही थी। वो बोला, मुझे नहीं लगता फरीद, पुलिस और एजेंसियां इतनी जल्दी यहाँ घुसने का फैसला करेंगी। चारों दोस्त इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते रहे। इसी दौरान में हनीफा एक बड़ी गोल ट्रे में महक देते हुए मीठे चावल लेकर आ गई। फरीद उठते हुए बोला, तुम लोग खाओ, मैं मुराद की तरफ जा रहा हूँ। इसने 2-3 प्लेटें एक छोटी ट्रे में रखी और लेकर मुराद की तरफ चला गया। शाम से कुछ देर पहले रुस्तम अपने कमरे में पहुंचा। खूबरूद नादिया डॉक्टर नासिर के क्लिनिक से वापस आ चुकी थी। वापस आने के बाद उसने कमरे की कई चीज़ों को इधर से उधर किया। यह कोई अनहोनी बात नहीं थी, लेकिन रुस्तम को यह सब बहुत बुरा लगा। इसका दिल चाहा कि नादिया को बुरी तरह झिड़क दे, लेकिन फिर इसने दिमाग को ठंडा किया। इसमें भला नादिया का क्या कसूर था? उसे क्या पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में इस कमरे को किसने संवारा था और यह संवारना रुस्तम के लिए कितना अहम था। 4 दिन पहले रुस्तम को महनाज की ज़बानी मालूम हो गया था कि सुबह सवेरे शानी बीबी उसके कमरे में गई थी और शायद कुछ देर वहां रही थी। रुस्तम के बस में होता तो इस कमरे को ता क़यामत इसी हालत में रहने देता। हाँ, वो दीवाना था। इसकी अनोखी मोहब्बत ने इसे दीवाना कर दिया था। इसने कपड़े बदले, ये कपड़े भी अब उसके लिए बेहद अहम, बेहद अहमियत के हामिल हो चुके थे। सिर्फ वही जानता था कि क्यों ये कपड़े देवी के कपड़ों से बिस हुए थे, उसके जिस्म से छुए थे। वो इन कपड़ों को हमेशा ऐसे ही रखना चाहता था। इसे लिबास बदला और पहले कपड़े एक बड़े शापर में बड़ी एहतियात से अलमारी में मुकफ़ल कर दिए। एकदम इसे याद आया कि जो लिबास इसने बदला है उसकी कमीज़ की जेब तो उतरी हुई थी, गिरेबान के कुछ बटन भी गायब थे। अब बटन भी मौजूद है और जेब भी सिली हुई थी। इसके दिल में नया ख्याल आया और खुशगवार धड़कनें जाग उठी। इसने नादिया से पूछा, ये बटन तुमने लगाए थे? नहीं। नादिया ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर बोली, शायद महनाज आपा ने लगा दिए होंगे। और इस्त्री, वो भी शायद उन्होंने की होगी या शायद हनीफा ने। रुस्तम ने मज़ीद तहकीक मुनासिब नहीं समझी और बाहर आ गया। सूरज दूर मगरबी टीलों के पीछे गुरूब हो रहा था। जुनूब की तरफ हल्की सी लाली थी और हवा चल रही थी। ये वही जुनूब था जहाँ बीबी रहती थी, जहाँ इन्हें जाना था। आज नहीं तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद इन्हें चले जाना था और शायद रुस्तम ने भी चले जाना था। रुस्तम का सफ़र ज़्यादा लंबा था। पुलिस रिपोर्टों और कानूनी दस्तावेजात में इसकी मौत तय हो चुकी थी। वापसी का कोई रास्ता था और ना कोई गुंजाइश थी। वो दर्जनों अफराद का कातिल था और उनमें कई पुलिस वाले भी शामिल थे। आखिरी कारनामा मोहतम बस्ती के करीब वो नाले के किनारे अंजाम दे चुका था। इसने 4 अफराद को मारा था और उनमें 3 पुलिस वाले भी थे। हाँ, वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन कल रात इसे जो कुछ मिला था वो इतना ज़्यादा था कि इसे आने वाली मौत का अब ज़रा भी दुख नहीं रहा था। इसे लगता था कि वो इस बेमिसाल आसूदगी और खुशी का बोझ उठा नहीं सकेगा और उसकी हरकतें कल्ब बंद हो जाएगी। वो तो सिर्फ बीबी का हाथ छूने के बदले अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर सकता था। कुदरत ने इसे दिया था और इतना कि इसके दामन में सिमट नहीं रहा था। इसका जी चाह रहा था कि वो कहीं किसी पुरसुकून जगह जा बैठे, वहाँ कोई इसकी तन्हाई में बखल होने वाला ना हो। वो कल बीत जाने वाली तिलिस्मी रात को बार बार याद करे, बार बार उन बेबहा मनाजिर का तस्वुर जहन में लाए जिन्होंने इसकी ज़िंदगी का मोल अदा कर दिया था
वो इन जादुई मनाजिर को पूरी तफसील और जुजियात के साथ बार बार जहन में लाना चाहता था और वो एक सुर्खी माइल टीले के साथ टेक लगाकर बैठ गया। वो याद करने लगा और खुद को यकीन दिलाने लगा कि ऐसा क्यों था। बुखार और गनूदगी के अजीबो गरीब खुमार में कपकपाती हुई बीबी ने इसके बाजू को बड़ी शिद्दत से थाम लिया था। फिर उन्होंने अपना चेहरा इसकी खुशनसीब गर्दन में घुसा दिया था। फिर उनके ऊँटों ने रुस्तम की गर्दन पर हरकत की थी। उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन रुस्तम को ये गुमा कहीं ज्यादा जिंदगी बख्श लगता था कि उन्होंने अपने होंठों से इसकी गर्दन को छुआ था। फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि रुस्तम एक नाकाबिले बयान जां अफजा रूह परवर लहर में बह गया था। इसने बीबी को चूमा था, उसके नम बालों को, उनकी गर्म पेशानी को, उनके रुखसार को, उनके होंठों को, उनके जिस्म को। वो एक एक लम्स को याद करने लगा, उसकी गहराई में खोने लगा। इसे लगा कि सदियां भी बीत जाएं तो वो इसी तरह बैठकर उस गर्म खुशबूदार लम्स को याद कर सकता है। 1000 साल तक पेशानी का लम्स, 1000 साल तक रुखसार और 1000 साल तक होंठों का लम्स। वो दीवानों की तरह सोच रहा था और इस दीवानगी पर दुनिया जहान को कुर्बान कर सकता था। ये दीवानगी इसे राहत दे रही थी। इसका जी चाहा कि वो कुछ गुनगुनाए, फिर यूं ही इन टीलों में घूमता रहे, किसी चुलबुले नौजवान की तरह भाग भाग कर ढलवानों पर चढ़े और उतरे। अचानक एक और ख्याल इसके जहन में आया और वाह सुबह तारीख गार में पेश आने वाले एक वाक़े को याद करने लगा। बीबी मज़मारशुदा सीढ़ियों पर बैठी थी। अचानक वो पूरी तरह चौंकी थी और घबरा कर उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई थी। रुस्तम ने अपने तौर पर गुमान किया था कि शायद वो किसी कीड़े या चिपकले वगैरह से डर गई थी, लेकिन उसे बीबी के इर्द गिर्द कुछ भी नजर नहीं आया था। वो क्यों डरी थी? एक मामूली सी बात थी, मगर रुस्तम को वहां दराड़ में पेश आने वाला हर वाक़या, हर बात याद करना अच्छा लग रहा था। अचानक ही कहर ने रुस्तम को चौंका दिया। इसने मुड़कर देखा। हसना गुजराती इसकी तरफ आ रहा था। LMG उसके कंधे पर थी और एक छोटी टार्च उसने हस्बे मामूल अपनी जेब में डाल रखी थी। रुस्तम को उसका यूं आना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो बेतकल्लुफ दोस्त की हैसियत भी रखता था। वो इसे कुछ नहीं कह सका। हसने ने रुस्तम को मुस्कुराती नजरों से देखा और ठंडी सांस लेकर गुजराती के वही 2 शेर पढ़े जो चंद दिन पहले भी पढ़े थे। इन शेरों का मतलब था, वो खूबसूरत है और ऐसी खूबसूरत है कि उसके सामने झुकने और सर झुकाने को दिल चाहता है। ये मुमकिन ही नहीं कि उसे देखा जाए, उससे मोहब्बत ना की जाए। रुस्तम बस खामोशी से हंसने को देखता रहा, फिर होरे से बोला, कहाँ घूम रहे हो? बरा जी, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस हवा खा रहा था। मुझे तो लगता है कि किसी का गम खा रहे हो। रुस्तम ने बालों को उंगलियों में थाम कर पीछे झटकते हुए कहा। हंसने, मैं कॉलेज का मुंडा नहीं हूँ और ना ही तुम नए नए जवान हुए हो कि हम इस तरह बैठकर आज की माशूकी की बातें शुरू कर दें। आशिकी के लिए कोई उम्र नहीं होती यार जी। और तुम कौन सा बुढ़े हो गए हो? पैंट कमीज पहन कर क्लीन शेव हो जाओ तो कॉलेज के मुंडे ही लगो। अच्छा, अब क्या मसला है? किस लिए आए हो? रुस्तम ने मजीद संजीदा होते हुए कहा। हसना ने जवाब देने की बजाय जैकेट की जेब से विस्की की छोटी बोतल निकाली और ऊंट तर करने के बाद उसे रुस्तम की तरफ बढ़ा दिया। रुस्तम ने नफी में सारी लाते हुए कहा, नहीं, बस एक सिगरेट दे दो। हसन ने 2 सिगरेट निकाले, एक अपने होंठों में दबाया और दूसरा रुस्तम की तरफ बढ़ा दिया। 2-3 गहरे कश लेने के बाद बोला, रुस्तम भाई, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम छोटी बरजाई के साथ ज्यादा खुश नहीं हो। ऐसे लगता है कि छोटी बरजाई से तुम्हारा रिश्ता मजबूरी का रिश्ता है। पता नहीं क्या मजबूरी है। उसने चलने में तवक्कुफ करके एक और कश लिया और बात जारी रखते हुए बोला, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा दिल अब भी बीबी जी पर है और शायद दूसरी तरफ भी कुछ ऐसी ही बात है। मेरी बात का बुरा ना मानना। ऐसी बातें छुपाने से छुपती नहीं है, बल्कि छुपाने से और भी जाहिर होती हैं। तुम अपनी बात मुख्तसर करो तो बेहतर है, रुस्तम ने रूखे लहजे में कहा। वो बेखौफी से बोला, रुस्तम भाई, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और बीबी जी के साथ क्या मजबूरियां हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि अगर बीबी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या हो सकती है। हंसने की बात सुनकर रुस्तम ने सर को मायूसी से झटका और बदमजा होकर सिगरेट पांव तले मसल दिया। पता नहीं हंसने, तुम किस जिंदगी की बात कर रहे हो? ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं जिंदगी नहीं है। ये तो मौत का इंतजार है, और इंतजार भी ऐसा जिसमें हर घड़ी मर मर कर जीना पड़ता है। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं बीबी को अपनी इसी फटकारी हुई जिंदगी में घसीट लाऊं? और तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो इस नजस जिंदगी में आने के लिए तैयार हो जाएंगी? उसने एक बार फिर शदीद मायूसी और कर्ब के आलम में सर झटका। उसका सारा मूड गारत होने लगा था। इसने हंसने के हाथ से बोतल ली और कई तेजाबी घूंट हल्क से नीचे उतार लिए। हंसने ने नया सिगरेट रुस्तम के हाथ में थमाते हुए कहा, पता ये बात मुझसे किसने कही है? किसने? बरजाई जी महनाज ने। उनको बहुत अच्छी लगी हैं बीबी जी। मेरे सामने उनके देर तक गुन गाती रही हैं। और रुस्तम भाई, सच्ची बात तो ये है कि बीबी जी को जो भी देखता है, जो भी उनसे मिलता है, उनका गर्विदा हो जाता है। कोई खास बात है उनके अंदर। वो क्या कहते हैं कि जादू सा है।
फिर हसना बताने लगा कि बरजाई, महनाज, मासी, हनीफा और दीगर लोगों के ख्यालात बीबी जी के बारे में क्या हैं। उसने ये भी बताया कि इतने बड़े हादसे से बीबी के बच जाने को लोग मोइज़ा कह रहे हैं और इसे नेक शगुन समझ रहे हैं। हसना हस्बी आदत बोलता चला जा रहा था। वो बीबी के बारे में ही बात कर रहा था, मगर इस वक्त रुस्तम मुकम्मल तन्हाई चाहता था। इसे गुजरी हुई रात का तस्वुर करना अच्छा लग रहा था कि इसके सामने कोई भी शय हकीकत नहीं रखती। हसना कुछ देर तक कोशिश करता रहा कि रुस्तम में इसकी बातों में दिलचस्पी ले, फिर नाकाम होकर वापस चला गया। रुस्तम बैठा रहा और सोचता रहा। टीलों से ऊपर का स्याह आसमान रोशन तारों से भर गया था। हवा कुछ और भी मस्त हो गई थी। कोई चौकोर सुरीली आवाज निकालता हुआ इसके सर पर से गुजर गया। रुस्तम बेख्याली में अपनी कमीज के बटनों को होले होले छेड़ रहा था। इसकी उंगलियों की पूरों में एक सुरूर सिरायत कर रहा था। एकदम रुस्तम चौंका। इसे कुछ दूर एक साया सा दिखाई दिया। यूं लगा कि कोई औरत है। रुस्तम तेजी से उठकर उस समत में गया। एक बड़े पत्थर की ओट से इसने देखा वो वाकई औरत थी। वो अपना सरापा चादर में लपेटे डेरे की मुखालिफ समत में जा रही थी। यहाँ डेरे पर औरतें तो बस 3-4 ही थी, महनाज, हनीफा, नादिया और बीबी वगैरह। वो इनमें से कौन हो सकती थी? ये हनीफा तो हरगिज नहीं हो सकती थी, वो खासी लंबी तड़ंगी है। महनाज का जिस्म भी जरा सा भारी था, तो फिर ये नादिया या बीबी? ये बीबी तो हरगिज नहीं हो सकती। वैसे भी उनके पाँव जख्मी है और वो इतनी तेजी से चल नहीं सकती। तो फिर नादिया? अगर ये नादिया थी तो डेरे से इतनी दूर क्यों आई और इतनी उजरत में कहाँ जा रही थी? रुस्तम ने कुछ फासला रखा और पीछे चलता रहा। 1-2 मिनट बाद वो एक छोटी सी खूह में दाखिल हो गई। रुस्तम का दिमाग चकरा गया। ये क्या मामला था? वो 4-5 मिनट तक अपना लाए अमल सोचता रहा, फिर बड़ी एहतियात से खूह की तरफ बढ़ा। वो खूह के दाने पर पहुंचा तो इसका तजस्सुस मजीद जाग उठा। अंदर से सिसकारियों की नुसानी आवाज आई। कोई आवाज बदम थी, मगर रुस्तम पहचान गया ये नादिया की सिवा और कोई नहीं हो सकता था। वो तकलीफ में थी और उसके मुंह से उफ उफ की मदम आवाज निकल रही थी। रुस्तम हर मसलत को बालाए ताक रखकर आगे बढ़ा। वो बिल्ली की चाल चलता खूह के खम पर पहुंचा तो उसे टार्च की मदम रोशनी दिखाई दी। अंदर का मंजर चौंका देने वाला था। नादिया ने अपनी कमीज अकब से इस तरह उठाई हुई थी कि उसकी शफाफ पुश्त कंधों तक कुरियां हो गई थी। उसका सर और चेहरा वगैरह कमीज के अंदर छुप गया था। एक शख्स जिसकी सिर्फ पुश्त थी रुस्तम को नजर आ रही थी। किसी नुकीली शय से नादिया की कमर पर कुछ लिख रहा था। उफ, आहिस्ता। वो सिसक रही थी।